फिजिक्स की बात में आज हम बात कर रहे हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का विवर्तन। जब हम प्रकाश के विवर्तन की बात करते हैं, डिफ्रैक्शन की बात करते हैं, तो जो ख्याल आता है मन में वो ये कि लाइट जब चल रही है तो उसके रास्ते में कहीं पर कुछ ऑब्जेक्ट आ गया है और उस ऑब्जेक्ट के बड़े तीखे तीखे, बड़े क्यूट शार्प किनारे हैं और लाइट जब उन किनारों के पास से गुजरती है तो वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को छोड़ करके थोड़ा इधर उधर मुड़ जाती है। और इस मुड़ने के कारण से जहां उसको नहीं पहुंचना चाहिए था, अगर हम सीधी रेखा में प्रकाश चलता है इसको मान करके चले, तो जहां उसको नहीं पहुंचना चाहिए था वहां भी थोड़ी बहुत लाइट पहुंच सकती है। इसको अमूमन डिफ्रैक्शन समझा जाता है और कहा जाता है। तो बात तो सही है कुछ हद तक, लेकिन डिफ्रैक्शन जो है वो इस मुड़ने की प्रक्रिया से कहीं आगे, कहीं ज्यादा और कहीं ज्यादा रोचक और बहुत खूबसूरत फिनोमेना है। और चूंकि हमारे सिलेबस के अंदर में उसकी चर्चा होती है लेकिन हम उसका गणित नहीं करते हैं ठीक प्रकार से, तो उसकी आज हम थोड़ी सी चर्चा इस व्याख्यान माला में करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको सिंगल स्लिट और उससे डिफ्रैक्शन दिखाएंगे। अपनी छोटी सी लैब के अंदर में हम आपको ले चलते हैं जहां हम वो डिफ्रैक्शन आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद हम उसका गणित करते हुए, उसके समीकरण बनाते हुए और उसको ठीक प्रकार से समझते हैं। तो चले, तो सबसे पहले हम एक स्लिट बनाते हैं जिससे कि हमें वो डिफ्रैक्शन या विवर्तन करना है। तो हमने एक कार्डबोर्ड ले रखा है यहाँ पे। उस कार्डबोर्ड के जो बीच का हिस्सा है, उस बीच के हिस्से को हमने काट के निकाल दिया है और एक फ्रेम बन गया है। ये कार्डबोर्ड का एक फ्रेम बन गया है और उस फ्रेम पर मैंने एक कागज ये साट दिया है टेप से, सेलो टेप से इस कागज को यहाँ साट दिया है। ये जो बीच का हिस्सा है वहाँ पे कार्डबोर्ड नहीं है और ये जो फ्रेम है, रेक्टेंगुलर फ्रेम, उस पर ये सट गया है। और फिर एक चाकू लेकर के, ये एक चाकू लेकर के और इस चाकू की धार है, उस धार से मैंने इसके अंदर में और इसको ऐसा कट करके और ऐसा कट करके यहाँ पर एक स्लिट बना दी है। बहुत पतली सी स्लिट है ये, बहुत ऐसे देखें तो शायद दिखाई भी ना पड़े, इतनी पतली सी ये स्लिट है। तो यानी लंबी एक स्लिट जिसकी चौड़ाई बहुत कम हो, ये हमें डिफ्रैक्शन के लिए आवश्यक होता है। तो ये एक बहुत सिंपल सा तरीका है, आप अपने घर में इसको जरूर बना सकते हैं। अब इसको हम कहीं पर ऐसे खड़ा करेंगे, कहीं पे हम इसको खड़ा करेंगे और वो खड़ा करने के लिए भी हमारा तरीका बहुत सिंपल सा है। हम ये कपड़े सुखाने के लिए जो क्लिप्स का इस्तेमाल करते हैं, रस्सी में कपड़े डालने के बाद हम इसे कसते हैं, इन्हीं का उपयोग करके हम इसको जमीन के ऊपर खड़ा करेंगे और आपको हम दिखाते हैं कि ये कैसे खड़ा होगा। ये देखिए, ये क्लिप्स मैं इसके ऊपर ऐसे लगा रहा हूं और ऐसा क्लिप्स लगा करके और जमीन पे इसको मैं रख दूंगा और ये खड़ा हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमने कार्डबोर्ड खड़ा कर दिया है और ये हमारी वो दो क्लिप्स हैं, एक इधर क्लिप है और एक उधर क्लिप है। इनकी सहायता से इसको हमने एक ऊर्ध्वाधर तल में, एक वर्टिकल प्लेन में इसको खड़ा कर दिया है। यहाँ पर मेरी स्लिट है, इस कागज में इस जगह पर हमारी चाकू से काटी हुई वो स्लिट है। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं काला काला, ये एक लेजर की टॉर्च है। जब हम इसका स्विच ऑन करेंगे तो ये यहाँ से रोशनी निकलेगी, निकल करके इस स्लिट पर पड़ेगी और फिर उस स्लिट से बाहर जाएगी, दूसरी तरफ जाएगी और दूसरी तरफ दूर पर एक दीवार है जहाँ पर के वो पड़ेगी और वहाँ पर आपको डिफ्रैक्शन दिखाई देगा। तो हम लोग अब इस के स्विच को ऑन करते हैं और फिर दीवार के पास जाकर देखते हैं कि वहाँ पर ये हरे रंग की रोशनी जो यहाँ से निकलती है वो और एक सीधी रेखा में निकलती है, यहाँ से एक बहुत पतली सी पैरेलल बीम की तरह निकलती है और फिर वहाँ जाकर के क्या होता है ये आप देखेंगे। तो मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ और आपको दिख रहा होगा कि कुछ हरा हरा सा हो रहा है। ये देखिए, ये रोशनी है, ये यहाँ से निकलती हुई रोशनी है ये, और ये आगे बढ़ती हुई और ये जाकर के यहाँ पे स्लिट पे पड़ रही है।
स्लिट के बाहर निकलने के बाद दीवार पे क्या हो रहा है ये अभी हम देखेंगे। ये पतला कागज है, इस कागज के जहां स्लिट नहीं है उन हिस्सों से भी थोड़ी स्कैटरिंग होकर के इधर उधर लाइट फैलेगी, तो आपको थोड़ा क्लमजी सा दिखेगा। लेकिन उसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि फ्रिंजेस क्या होते हैं, ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस क्या होते हैं, और हमारे डिफ्रैक्शन पैटर्न में किस तरह के फ्रिंजेस बनते हैं। तो हम चल रहे हैं उस दीवार की तरफ, और वो दीवार भी आपको यहाँ से दिख रही होगी, और उस दीवार की तरफ हम जा रहे हैं। नज़दीक से उसको देखेंगे हम कि क्या हो रहा है। ये देखिए, हम दीवार के आसपास पहुँच गए हैं, और यहाँ पर हम ये डिफ्रैक्शन का पैटर्न आपको यहाँ से दिखेगा, जिसकी मैं अभी बात करूँगा। तो ये दीवार पे आपको यहाँ पे ये एक पैटर्न दिख रहा है। ये जो आप बहुत सारा इधर उधर देख रहे हैं, ये सब कागज के अंदर से स्कैटर होके आई हुई लाइट है। इसको आप मत देखें। आप कहाँ फोकस करें? आप इस पर फोकस करें, सबसे पहले इस बिंदु पर फोकस करें। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है। ये मेरी स्लिट के ठीक सामने का बिंदु है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है। और उसके बाद अगर आप यहाँ से दाहिनी तरफ चलते हैं तो आप देखिए इंटेंसिटी घटती घटती यहाँ आकर के शून्य हो जा रही है। बिल्कुल ब्लैक यहाँ पे डॉट सा दिख रहा है। यहाँ पे इंटेंसिटी है ही नहीं। रोशनी ने इसको बैकआउट कर दिया है। इस दिशा में, स्लिट से इस दिशा में रोशनी नहीं चल रही है। इस दिशा में कोई भी रे नहीं चल रही है। पूरा रास्ता खुला हुआ है। यहाँ जा सकती थी तो यहाँ भी जा सकती थी, यहाँ भी जा सकती थी, यहाँ भी जा सकती थी, लेकिन लाइट ने चूज किया है कि वो यहाँ नहीं जाएगी। और ये है मेरा पहला डार्क फ्रिंज जिसको हम कहते हैं। और फिर यहाँ से अगर हम और भी दाहिने बढ़े तो फिर से देखिए लाइट आनी शुरू हो गई, और फिर से लाइट की इंटेंसिटी यहाँ बढ़ रही है, और यहाँ पर आकर के लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई है अपने आसपास में। लेकिन इस वाले मैक्सिमम की अपेक्षा यहाँ का मैक्सिमम बहुत छोटा है, बहुत कम तीव्रता है यहाँ पे प्रकाश की। और फिर और आगे बढ़िए तो फिर से घटती हुई वो इंटेंसिटी दोबारा यहाँ पे शून्य हो जा रही है। यहाँ पे फिर से ये फ्रिंज समाप्त हो जा रही है। तो फ्रिंज की चौड़ाई भी देख सकते हैं। ये जो बीच वाली फ्रिंज है जो स्लिट के ठीक सामने में पड़ रही है यहाँ पे, वो यहाँ से शुरू होकर के, यहाँ से शुरू होकर, यहाँ देखिए यहाँ फिर से डार्क है, यहाँ से शुरू होकर के और यहाँ तक ये जा रही है। इतनी चौड़ी ये फ्रिंज है पहली वाली, सेंटर वाली। लेकिन उसके बाद की जो फ्रिंज है उसकी चौड़ाई कम है। और फिर यहाँ पे आके ये सेकंड डार्क हो गया। फिर से आगे बढ़िए, ये देखिए ये तीसरी फ्रिंज मिल रही है यहाँ पे। इसकी इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता यहाँ पर और भी कम है। ये इसका सेंट्रल है, ये मैक्सिमम है यहाँ पे, अपने आसपास में ये मैक्सिमम है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आके फिर उसकी इंटेंसिटी शून्य हो जाएगी। इसी तरह से आगे चल रहा है। बाईं तरफ भी वही हालत है। ये केंद्रीय फ्रिंज है, सेंट्रल फ्रिंज है ये। यहाँ पे पहली बार बाईं तरफ ये इंटेंसिटी 0 हो गई है यहाँ पे, और उसके और बाएं चले तो फिर से इंटेंसिटी बढ़ गई है। ये फिर ब्राइट फ्रिंज बन गया है यहाँ पर। यहाँ पर इसका सेंटर जो है वहां पर मैक्सिमम प्रकाश की तीव्रता पहुंच रही है। और बाईं तरफ बढ़े तो फिर से डार्क हो गया यहाँ पे। उसके बाईं तरफ बढ़े तो फिर बढ़ी और बढ़ने के बाद फिर घटी और फिर घट करके शून्य हो गई। तो यानी रोशनी कुछ खास दिशाओं को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वो स्लिट से चलकर यहाँ नहीं पहुंचना चाहती, 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 यहाँ नहीं पहुंचना चाहती। तो कुछ दिशाएं उसने पूरी तरह से रिजेक्ट करके रखी हुई हैं, और कुछ दिशाएं उसको ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी इंटेंसिटी है। यहाँ पे अधिक है, अपने आसपास से तो काफी अधिक जरूर है। यहाँ सेंटर पे, यहाँ सेंटर पे। तो ये जो पैटर्न है जिसमें इंटेंसिटी का वेरिएशन होता है, स्लिट से हम कितना एंगल डिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस एंगल के अनुसार इस प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो रहा है। घटती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है। ये जो पूरा पैटर्न है, इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न या डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस।
तो अब हम इसका थोड़ा गणित करेंगे और इसको हम अपने सिद्धांतों के आधार के ऊपर समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो आपने देखा डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा होता है। अगर हम एक स्लिट के ऊपर लाइट डालें तो दूसरी तरफ वो जब निकलती है तो कुछ खास खास डायरेक्शंस में तो वो चलती ही नहीं है, और जिन डायरेक्शंस में चलती है उसमें भी कहीं प्रकाश की तीव्रता अधिक, कहीं कम ऐसी होती है। और जो आपने देखा, अगर उस प्रकाश की तीव्रता को हम एक प्लॉट करें, ग्राफ बनाएं उसका, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर हम क्या करें, जो स्लिट के सामने का बिंदु है वहां से कितनी दूरी हम दाहिने या बाएं जा रहे हैं उसको दिखाएं, और जो वर्टिकल एक्सिस है उसके ऊपर हम प्रकाश की तीव्रता को दिखाएं, तो कैसा दिखेगा जो आपने देखा उसके अनुसार। तो उसको हम यहां बनाते हैं, कैसा उसको दिखना चाहिए। कुछ ऐसा, कुछ ऐसा दिखेगा वो, जो स्लिट के ठीक सामने का बिंदु है हमारी दीवार पे, हमारे स्क्रीन पे, वहां पे प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक, और उससे जैसे जैसे आप आगे बढ़े दाहिने या बाएं तो तीव्रता कम होती हुई कहीं पे जीरो। ध्यान है आपको, डैश 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 डैश, दो डैश के बीच में एक पतली सी जगह जहां पर की रोशनी नहीं है, उसके इधर भी डैश दिख रहा है, उधर भी डैश दिख रहा है, वहां कुछ नहीं दिख रहा है, वो ये पॉइंट है जहां पर की जीरो इंटेंसिटी हम दिखा रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक और डैश खत्म होता है, ये दूसरा जीरो का पॉइंट है। इस तरह से ऐसा दोनों साइड में हम इसको दिखाते हैं। अब ऐसा कैसे इंटेंसिटी पैटर्न बनता है? ये क्या बात है कि स्लिट के सामने तो सब कुछ खुला है, लेकिन प्रकाश कुछ खास खास दिशाओं में जाने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल। तो ऐसा कैसे हो रहा है, और कुछ खास खास दिशाओं में ज्यादा इंटेंसिटी से जा रहा है, तो ये सब कैसे हो रहा है? क्या फिजिक्स है, उसके रूल क्या है, नियम क्या है, उस रोशनी को किन नियमों के पालन करने के कारण से ऐसा हो रहा है, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे, ये सब हम लोग डिराइव करेंगे। थोड़ा सा पहले वेव्स के बारे में, क्योंकि ये डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब वेव फेनोमेना है, तो थोड़ा सा वेव का हम किस तरीके से समीकरण लिखते हैं, क्योंकि सारा काम अब हमको गणित पे करना है। तो वेव का जब हम समीकरण लिखते हैं तो बहुत कॉमन सा वो है कि हम लिखते हैं, खासकर प्रकाश के लिए जब हम वेव लिखते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते हैं E बराबर कुछ एम्पलीट्यूड, फिर कुछ कॉस और kx माइनस ओमेगा टी, और कुछ फेज कांस्टेंट भी यहां जोड़ सकते हैं। ऐसा करके लिखते हैं। इस तरह के समीकरण से पता चलता है कि हमारी वेव है, उसके जो रास्ते पर चल रही है, जिस रास्ते पे कितना चली, उस पर भी ये फील्ड डिपेंड करता है, और किस समय के लिए हम फील्ड लिख रहे हैं उस पर भी ये निर्भर करता है। और जो k है वो k और वेवलेंथ में संबंध है, 2 पाई बाई लैम्डा, ये k और वेवलेंथ में संबंध है, और ये ओमेगा जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, एक सेकंड में कितनी बार वो उसको चेंज होना है उस पर निर्भर करता है। ये न्यू जो है वो ओमेगा बाई 2 पाई ऐसा संबंध। और क्या है इसके अंदर में कि अगर ऐसा हम चल रहे हैं, वेव इधर को चल रही है, तो फिर ये x डायरेक्शन में चलती हुई वेव है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस समय है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, यहाँ क्या है, उनके बारे में ये सारी चीजें देखती हैं। और किसी एक ही बिंदु पे अगर दो जगह से वो वेव आ रही है, एक सोर्स अलग है, एक सोर्स अलग है, लेकिन एक ही दिशा में चलती हुई और एक ही बिंदु पर मिल रही है, तो हम क्या कहते हैं कि पहले के कारण से अगर ये E1 का फील्ड है और दूसरी के कारण से अगर E2 का फील्ड है, तो हम फील्ड में फील्ड जोड़ते हैं, है ना, हम फील्ड में फील्ड जोड़ते हैं। तो अगर ये वाली जो पहली है वो है, समझो E1 और E0 cos kx
माइनस ओमेगा टी, और दूसरी जो है वो है ई नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और प्लस कुछ और। तो दोनों अलग अलग हैं, तो x बराबर 0 हम एक ही जगह पर लेंगे, t बराबर 0 एक ही जगह पर लेंगे, तो यहाँ परिवर्तन हो सकता है। तब हम कहते हैं कि हमारा अगर ये E1 है, अगर हमारा ये E2 है, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, E बराबर E1 प्लस E2 कर देते हैं। अब यहाँ पे ये जो डेल्टा है ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। दो वेव्स आ रही हैं, एक के लिए ये इक्वेशन लिखा है, दूसरे के लिए ये इक्वेशन लिखा है। समय बीतने के साथ अगर ये डेल्टा नहीं बदलता है, दोनों में एक खास ये डिफरेंस, इसको हम लोग फेज का डिफरेंस कहते हैं, ये फेज डिफरेंस अगर समय बदलने के साथ नहीं बदलता है तब हमारा काम बिल्कुल अलग ढंग से चलता है। और ये भी अगर समय के साथ बदलने लग जाए तो फिर इसके साथ में मिक्सअप होकर के और चीजें बदल जाती हैं। जब नहीं बदलता है तो हम उसको कहते हैं कला संबद्ध स्रोत। ये जो दोनों वेव्स आ रही हैं वो कला संबद्ध है, यानी उसके फेज के अंदर, कलाओं के अंदर एक निश्चित रिलेशन बना रहता है। और बहुत जरूरी है जब हम इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन करते हैं कि हमारे जो अलग अलग वेव्स आके एक साथ मिल रहे हैं वो कला संबद्ध हो, वो कोहेरेंट हो, उनके फेज डिफरेंसेस जो हैं वो समय के साथ न बदलते हो। और वैसा जब होता है तब फिर हम ऐसा करके और इंटेंसिटी निकालते हैं। इंटेंसिटी जो है वो इसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। कुछ कांस्टेंट यहाँ पर, ये प्रकाश का वेग नहीं लिख रहा हूं मैं, तो कोई कांस्टेंट, तो ऐसा ये एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल करते हैं, इसका भी एम्पलीट्यूड निकाल के करते हैं, ऐसा करते हैं। यंग्स डबल स्लिट में भी हम यही करते हैं। वहां पर हमारे पास में दो स्लिटें होती हैं और हम कहीं एक जगह पर दूर, कहीं पे एक पॉइंट के ऊपर यहां से जो वेव आती है और यहां से जो वेव आती है इकट्ठी एक जगह पे, बहुत दूर का ये स्क्रीन समझ लें, तो ये लगभग एक ही दिशा में चलती हुई यहाँ पर मिलती हैं। और फिर हम इसके लिए लिखते हैं, इसके लिए लिखते हैं और फिर दोनों को जोड़ते हैं। आपको ध्यान होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का तो थ्योरी आपने जरूर पढ़ा होगा। ऐसे अगर हम यहाँ पे लाइन डालते हैं, इसको हम कहते हैं x, इसको हम कहते हैं x प्लस डेल्टा x, और तब यहाँ पर इस डेल्टा की जगह पे हम इसी x में बढ़ा देते हैं। अगर E1 के लिए हम ऐसा कहें तो फिर इस E2 के लिए हम उसको लिखते हैं x प्लस डेल्टा x ऐसा, और माइनस ऐसा। ये जो फेज में डिफरेंस आया है इसीलिए क्योंकि ये पाथ में डिफरेंस आया, x की जगह x प्लस dx हो गया है। ये x चला था, ये x प्लस डेल्टा x चला है। यहां से दोनों एक ही कला में चले थे, ऐसा मान करके हम लोग चलते हैं। और ऐसा करके फिर हम लोग उसको जोड़ देते हैं और जोड़ करके हम इंटेंसिटी का पैटर्न निकालते हैं। तो ऐसा ही कुछ काम मुझे सिंगल स्लिट के लिए भी करना है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिटें हैं, एक से दूसरे से, ये हमारे दो सोर्स एक जगह पर लाइट को भेज रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस एक स्लिट को ही देख रहे हैं और उस स्लिट की जो चौड़ाई है उसके अंदर की बातें कर रहे हैं, उसके अंदर की बातें कर रहे हैं। वो जितनी बड़ी भी स्लिट है, जितनी भी चौड़ाई है, उसके छोटे छोटे भाग कर रहे हैं और हर एक भाग से रोशनी एक जगह पे पहुंच रही है। तो यही काम करना है हमें और सबके कंट्रीब्यूशंस लेकर के उसको ऐड करना है। तो देखिए वो गणित करने की कोशिश करते हैं। पहले बोर्ड साफ करें, तो पहले एक स्लिट का चित्र बनाएं और फिर उसके बाद उस पर गणनाएं करें। तो ये मैं एक स्लिट बना रहा हूं और आप देख रहे खूब चौड़ी सी स्लिट बनाई है मैंने। मेरी स्लिट तो पतली ही है, जैसे मैंने काटी थी चाकू से वैसी ही पतली ही है, लेकिन उसी पतली स्लिट की जो जरा सी चौड़ाई है हम उसी के अंदर की बातें कर रहे हैं। इसलिए यहाँ मुझे बहुत सारी ज्योमेट्री दिखानी है, तो हम बड़ा सा ऐसा बना रहे हैं।
और फिर कहीं पे स्क्रीन, बहुत दूर पे कहीं पे स्क्रीन ऐसा, और स्क्रीन पे कोई पॉइंट P ऐसा। अब यहां कहां कहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच रहा है, कहां कहां से लाइट वेव पहुंच रही है, तो स्लिट के हर हिस्से से, ये जो सबसे ऊपर का हिस्सा है यहां से भी पहुंच रही है, यहां से भी पहुंच रही है ऐसे, जो स्लिट के उसके नीचे का हिस्सा है वहां से भी पहुंच रही है, उसके नीचे का हिस्सा है वहां से भी पहुंच रही है, उसके नीचे का हिस्सा है वहां से भी पहुंच रही है, तो सभी जगह से पहुंच रही है। तो हम क्या करते हैं, ये ऊपरी किनारे से S दूरी नीचे आकर के और उसका एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं, स्लिट का एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं, उसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको पहले देखते हैं, फिर उन सभी हिस्सों से क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं उन सबको हम जोड़ेंगे। तो हमने यहां से और थोड़ा नीचे हट करके यहां कहीं पर आकर के, और मान लीजिए कि ये ds, पहले ये S दूरी यहां पर, इससे S दूरी, ये S दूरी, और इस दूरी पर आकर के ये यहां पर ds, ये इतना हिस्सा स्लिट कर लिया, इतना हिस्सा हम स्लिट कर लेते हैं, और उस हिस्से को फिर हम P से मिलाते हैं, क्योंकि यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे P पर चाहिए, तो इसको भी हम P से मिलाते हैं। तो ये मान ले कि हमने इसको ऐसा करके ऐसा करके ऐसा मिला दिया, और ध्यान रखिए अपना स्क्रीन बहुत दूर है, और कितना दूर है, कई मीटर दूर है। जब हमने आपको दिखाया था तो हम चल करके बहुत दूर तक गए थे, है ना, वो कुछ 2.5 मीटर 3 मीटर रहा होगा जरूर, और भी अधिक। तो इसलिए, और ये जो पूरी दूरी है स्लिट की, जो पूरी चौड़ाई है, जिसको हम लोग B लिखा करते हैं सामान्यतः, तो B जो है ये पूरे स्लिट की चौड़ाई है यहां से लेकर के और यहां तक की, वो B 1 मिलीमीटर का भी 10वां 20वां हिस्सा है, और ये जो है कई मीटर है। तो अगर उस P को आप स्लिट के अलग अलग हिस्सों से भी मिलाएंगे तो भी यहां से वो सभी समानांतर ही नजर आएंगे, और इसलिए ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, और कहीं से भी जाए तो ये एंगल एक ही जितना है, इनको आप समानांतर लेकर के चलेंगे। तो ये सबसे ऊपर वाला रास्ता है, इसकी लंबाई अगर x कहें, और ये जो ds से चलने वाली लाइट जो पहुंच रही है वो रास्ता x प्लस डेल्टा x, ऐसा आप कहें। और इसके कारण से जब हम वेव लिखने जा रहे हैं तो वो वेव हम लिखेंगे E बराबर कुछ यहाँ पर DE कहेंगे हम, क्योंकि यहाँ भी छोटे हिस्से से लेकर के चल रहे हैं, तो थोड़ा ही से इलेक्ट्रिक फील्ड हम अलाउ कर रहे हैं। तो उसको अगर हम लिखें तो कैसा लिखेंगे, कुछ उसका एक एम्पलीट्यूड लिखेंगे, और फिर cos kx माइनस ओमेगा t ऐसे लिखेंगे, ये इसका वाला है। लेकिन ये ds के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको जब लिखने की बारी आएगी तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले यहाँ पर एम्पलीट्यूड जैसे यहाँ लिखा है लिखना होगा। अब ये एम्पलीट्यूड ये ds के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जितना आप चौड़ा खोलेंगे उतने में से ही इलेक्ट्रिक फील्ड को वहां पहुंचना है। तो हमारा ds अगर बहुत जरा सा है तो इतने ही से का इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचना है, ds अगर इतना बड़ा कर दिया तो इतने का पहुंचना है। ये जो एम्पलीट्यूड है इसको हम लोग कुछ कांस्टेंट टाइम्स ds ऐसा लिखेंगे, एम्पलीट्यूड जो यहां से शुरू हुआ एम्पलीट्यूड, और उसके बाद जो कॉस का फैक्टर लिखना है वो कॉस तो यहां हो ही गया, और ये x की जगह पर अभी हमें x प्लस डेल्टा x ऐसा लिखना होगा, और माइनस ओमेगा t ऐसा लिखना होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको लिखा है कि x माइनस ओमेगा t, और उसकी बजाय यहाँ ये x की जगह पर x प्लस डेल्टा x है, तो जो 5 डिफरेंस है वो डेल्टा x है, तो उतना ही हमें यहाँ बढ़ा करके और ये लिखना पड़ेगा। ये हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पहुंच रहा है इस ds से, और अब हम इस s को बदल करके ये सारे dE जो हैं उनको जोड़ना चाहते हैं। ये ds हमने यहाँ लिया, हमें यहाँ भी ds लेना है,
यहां भी ds लेना है, यहां भी ds लेना है, अर्थात s को 0 से शुरू करके b तक लेकर के जाना है और इन सबको जोड़ना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा मेरा, जो इस पूरी स्लिट के कारण से हमें यहां लिखना है, वो इसी का इंटीग्रेशन होगा। तो वो इंटीग्रेशन हम कैसे लिखेंगे? E बराबर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन C1 ds, साधारणतः अंत में लिखते हैं, हम भी अंत में लिखेंगे cos k x प्लस डेल्टा x। अब ये डेल्टा x कितना है हम लिख सकते हैं क्या यहाँ s के टर्म्स में? बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे यंग्स डबल स्लिट में करते थे वैसे ही। इसके बीच का पाथ का डिफरेंस अगर पता करना है तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, और वो परपेंडिकुलर डालने के बाद ये चूंकि पैरेलल ही चल रहे हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल, वेरी पैरेलल, तो यहां से करके पी तक का जो इसका पाथ है वो ये दोनों बराबर हम लोग ले सकते हैं, और जो डिफरेंस है वो सिर्फ इस के कारण से, यही इतना एक्स्ट्रा है, यही इतना डेल्टा एक्स है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ये थीटा है, तो यहाँ का एंगल थीटा है, और ये हाइपोटेन्यूज एस है, यहाँ का एंगल थीटा है, यहाँ राइट एंगल बना हुआ है, इसलिए इस डेल्टा एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या? डेल्टा एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एस और साइन थीटा। देखें यहाँ पे इसमें से ये डेल्टा एक्स बराबर एस इंटू साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ल। इसको इस्तेमाल कर दीजिए वहां पे, तो क्या हो गया? x प्लस इस डेल्टा एक्स की जगह पे s साइन थीटा ऐसा, और माइनस ओमेगा टी और ds यहां पे, और 0 यहां पे और b यहां पे। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस P पॉइंट पर पूरी स्लिट के कारण से जोड़ने के बाद हमें मिल रहा है। ये अब इसका हमें करना है इवैल्यूएशन, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये है 0 to b C1 cos और k इंटू साइन थीटा इंटू s, इस टर्म्स को लिखा मैंने k इंटू साइन थीटा इंटू s, और उसके बाद प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी ऐसा, और इस पूरे का हमें इसका यहां पर ds ऐसा। एस पे इंटीग्रेशन है, ध्यान दीजिए कैसा इंटीग्रेशन है ये तो बड़ा फेमिलियर टाइप का है, ये इस टाइप का है। देखिए cos, जैसे हम लोग स्टैंडर्ड कैलकुलस में करते हैं, cos a प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, और dx मान लें यहां इंटीग्रेट करना हो तो कैसे करते हैं हम लोग? cos का साइन ax प्लस बी ऐसा, और फिर a से भाग लगाते हैं, यानी स्टैंडर्ड है कि cos x का sin x होता है, लेकिन x की जगह पर अगर ax प्लस b रखा हो तो cos का साइन तो आप कर दीजिए, ax प्लस b का ax प्लस b कर दीजिए, x को जिससे गुना किया हुआ है उससे आप पूरे पे भाग लगा दीजिए, ये उसी तरह की चीज है। s पे इंटीग्रेशन है, ये a है, ये s है, यहाँ प्लस ये कांस्टेंट है, s यहीं पर है और कहीं s नहीं है, ये सब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, हर चीज कांस्टेंट है, तो ये यही वैरायटी है। s पे इंटीग्रेशन है, ये गुना किया हुआ है s को और कांस्टेंट जोड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम करेंगे, इसको लिखेंगे यहां पे C1 साइन किसका? इस पूरे का के साइन थीटा s प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये इतना, और ये पूरे का करने के बाद हम क्या करेंगे?
हम इसमें भाग लगाएंगे। किससे? इसके साइन थीटा से। एस को जिससे गुणा किया हुआ है, एस पे इंटीग्रेशन है, एस को जिससे गुणा किया हुआ है उससे भाग लगाएंगे। तो के साइन थीटा ऐसा यहां लिखेंगे और इसमें बनाना है हमें लिमिट। इस पर हमें लिखना है लिमिट एस बराबर 0 और एस बराबर b। ऐसा तो इसको लिखे हम। इसको लिखने के लिए s बराबर b लिख करके इस ऊपर वाले को लिखना है पहले। तो हम इसको यहां पर लिखेंगे, इसकी जगह बना लेते हैं। इसी का अब हमें आगे इसके साथ अलजेब्रा करना है, त्रिकोणमिति करना है, तो यहां से जगह बना करके शुरू करेंगे। तो आगे बढ़े, इसको हम लिखेंगे, ये क्या लिख रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं। कहां पर? P पर, P पॉइंट पर। और ये बना हमारा, S की जगह B रखना है, ध्यान रखिएगा इसकी जगह पे। तो साइन और kx माइनस ओमेगा टी तो है ही, साथ में k इंटू बी इंटू साइन थीटा ऐसा, और प्लस kx माइनस ओमेगा टी। ये हमने क्या किया? ये हमने s की जगह पर b रख दिया, और ये तो कांस्टेंट है, इसको तो आप बाहर भी लिख सकते हैं। c1 यहां और k साइन थीटा यहां, ऐसा लिख लीजिए इसको। और फिर अंदर में यहां पे माइनस का चिन्ह लगा करके और s की जगह पे 0 रखना है, इसकी जगह पे 0 रखना है। तो सिर्फ बच गया साइन kx माइनस ओमेगा टी। ये हुआ साइन और यहां पर kx माइनस ओमेगा टी। बस इतना। c और c1 बटा k साइन थीटा, ये c1 बटा k साइन थीटा, और उसके बाद साइन इसका और फिर माइनस साइन उसका। तो ऐसा। अब ये जो चीज है साइन इसका माइनस साइन उसका, इसका भी सूत्र आपको याद होगा, त्रिकोणमिति में आपने ऐसा पढ़ा हुआ है कि अगर साइन c माइनस साइन डी, ऐसा साइन c और माइनस साइन डी, इसका सूत्र आपने पढ़ा हुआ है, ये है 2 साइन c माइनस डी बाई 2 और कॉस c प्लस डी बाई 2। इसका इस्तेमाल अब आप यहां कर डालो, साइन ऑफ दिस क्वांटिटी माइनस साइन ऑफ दिस क्वांटिटी, तो c की जगह ये और d की जगह ये 2। तो c1 बटा k साइन थीटा तो है ही यहां पर, उसके बाद 2 साइन c माइनस डी, इसमें से इसको घटाना है। ये kx माइनस ओमेगा टी यहां भी है वहां भी है, घटाएंगे तो कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा क्या? k b साइन थीटा, इतना बचेगा। फिर इनटू क्या लिख रहे हैं? 2 साइन c माइनस डी बाई 2, तो ये c और ये माइनस d और बटा 2 साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2 इनटू कॉस, किसका कॉस? c प्लस डी बाई 2, तो c और प्लस d और बाई 2 जोड़ना है इसको, तो जोड़ेंगे तो ये तो डबल हो जाएगा और फिर ये और हो जाएगा, और उसके बाद बाई 2 भी हमें करना है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया kx माइनस ओमेगा टी, जोड़ करके और फिर 2 से भाग भी लगाना है, तो ये प्लस ये बाई 2 कर लिया हमने, प्लस k b साइन थीटा और बाई 2 ऐसा। c, ये पूरा c है और ये पूरा d है, इन दोनों को जोड़ना है और फिर 2 से भाग लगाना है, ये प्लस ये और 2 से भाग लगाना है, तो ये इतना ऐसा बनाएंगे। और इसके बाद फिर आप इसमें और आगे बढ़े इसमें। अब इसको अगर आप देखिए
ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 2c1 बाई के साइन थीटा, और उसके बाद साइन के बी साइन थीटा बाई 2। इसको एक ब्रैकेट कर लीजिए, इस पूरे को एक ब्रैकेट कर लीजिए, और ये इसको लिख लीजिए जैसा है वैसा ही लिख लीजिए, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी और प्लस के बी साइन थीटा बाई 2। ये दूसरा ब्रैकेट हो गया। क्या है ये एक सीधी सादी वेव है। ये कैसा लिखते हैं हम वेव का इक्वेशन? हम वेव का इक्वेशन ऐसे ही तो लिखते हैं, ई बराबर कुछ ई नॉट एम्पलीट्यूड, फिर कॉस और फिर के एक्स माइनस ओमेगा टी और प्लस कुछ कांस्टेंट। ये वैसा ही है। देखिए ये जो पूरा पहला ब्रैकेट है इसमें कहीं भी x या t नहीं है। जैसे x और t सिर्फ यहां आते हैं कि x माइनस ओमेगा टी, ये उससे अलग है, कांस्टेंट है। वैसे ही देखिए ये के एक्स ओमेगा टी यहाँ आया है, इसमें कहीं ना x है ना t है, ये है एम्पलीट्यूड की जगह पर। और ये पूरा इधर वाला पार्ट है के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट। यहाँ पर के कांस्टेंट है 2 पाई बाई लैम्डा, यहाँ पे बी कांस्टेंट है स्लिट की चौड़ाई, यहाँ पर थीटा कांस्टेंट है। इस इंटीग्रेशन के लिए तो थीटा कांस्टेंट है। हम पी बिंदु पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो हम पी बिंदु को पकड़े हुए हैं अभी, और इसलिए हमारा थीटा भी कांस्टेंट है। पी बदलेगा तो थीटा बदलेगा, लेकिन पी पर जब हम निकाल रहे हैं तो ये भी कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पर ये आ रहा है। तो यानी ये जो पी पॉइंट पे हमारी रोशनी पहुंच रही है, हमारी लाइट पहुंच रही है, स्लिट के सभी भागों से होकर के जो पहुंच रहे हैं सबका जोड़, वो भी एक सीधा वेव जा रहा है। और वो जो वेव है उसका ये एम्पलीट्यूड है, ये इतना बड़ा, ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या बन गया? इसका एम्पलीट्यूड ये इतना बन गया। और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी होती है। तो इसलिए पी पॉइंट पर इंटेंसिटी लिखने के लिए हमें सिर्फ इसका स्क्वायर करना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका स्क्वायर करना है। तो अब हम इंटेंसिटी लिखते हैं, तो फिर से हम थोड़ा मिटा दें। आई इंटेंसिटी एट पी, पी बिंदु पर इंटेंसिटी क्या बनी? कुछ और कांस्टेंट, सम कांस्टेंट C2 इनटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, अर्थात 2c1 बटा k साइन थीटा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और फिर इसका भी स्क्वायर, साइन स्क्वायर के बी साइन थीटा बाई 2, ऐसा। और इस के बी साइन थीटा बाई 2 ये जो लिखा हुआ है इसको हम लिखने जा रहे हैं बीटा, के बी साइन थीटा बाई 2। इसका मतलब हो गया के 2 पाई बाई लैम्डा है, आप जानते हैं, और ये 2 है यहाँ पे, तो पाई बाई लैम्डा, पाई बाई लैम्डा 2 पाई बाई लैम्डा है, और ये पाई बाई लैम्डा बना के बाई 2 और गुना बी और गुना साइन थीटा। और ये जो क्वांटिटी है इसको हम लिखते हैं बीटा। तो क्या बन गया ये बन गया C2 और वगैरह वगैरह, ये 4 और ये C1 का स्क्वायर बटा के साइन थीटा यहाँ है, तो इसको हम लिखते हैं के साइन थीटा को हम यहां लिखते हैं, इसका स्क्वायर भी है, ध्यान रहे, के साइन थीटा को हम लिखते हैं के बी बाई 2 साइन थीटा यहां और बी बाई 2 यहां, स्क्वायर, इसका स्क्वायर यहां और इस पूरे का स्क्वायर यहां। देखें तो हमने ठीक लिखा है क्या? ये तो सब लिख लिया हमने, 4c1 स्क्वायर, 4c1 स्क्वायर, C2 ये लिख लिया हमने। अब नीचे में मुझे चाहिए के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
देखिए के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b/2 का स्क्वायर यहाँ है तो b/2 का स्क्वायर यहाँ है, वो कट जाएंगे और के साइन थीटा का स्क्वायर यहाँ पे बढ़ेगा। और फिर ऊपर में ये है, ऊपर में ये पूरा जो है, और के b/2 साइन थीटा यही हमारा बीटा है, यही हमारा बीटा है। तो देखिए ये हुए साइन स्क्वायर बीटा और ये है बीटा का स्क्वायर, ये है बीटा का स्क्वायर। तो एक बार और लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर के बी साइन थीटा बाई 2 ऐसा। लेकिन इसके बाद इस पूरे को अब हम लिखने जा रहे हैं आई नॉट, ये हो गया हमारा आई नॉट। इस पूरे को हम लिख रहे हैं आई नॉट, इसमें कुछ नहीं है, थीटा भी नहीं है, यानी हर पॉइंट पी के लिए, पी को भी बदल दीजिए, हर पॉइंट पी के लिए ये चीज नहीं बदलने वाली है, ये चीज वही रहने वाली है। इसलिए इसको हमने नाम दिया आई नॉट। और अब ये है साइन स्क्वायर बीटा और ये है बीटा का स्क्वायर। आई बराबर आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा का स्क्वायर। बीटा के अंदर में थीटा है और थीटा का मतलब पॉइंट पी है ना, थीटा का मतलब पॉइंट पी है, एक एक थीटा के लिए एक एक पी पॉइंट है। तो यानी हर एक पॉइंट पर जो हमारी इंटेंसिटी का पैटर्न है वो यहां से मिलेगा, इंटेंसिटी बराबर आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर। तो हमने पूरा एक्सप्रेशन डिराइव कर दिया इंटेंसिटी के लिए। अब ये इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन क्या हमें उसी तरह की इंटेंसिटी देता है जैसा हमने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा था? तो अब इसकी थोड़ी व्याख्या करें कि ये क्या है, ये फंक्शन कैसा दिखता है और वो मैच करता है क्या जो हम वहां पे एक्सपेरिमेंट में डिफ्रैक्शन पैटर्न देखते हैं। तो चलो उसकी चर्चा करते हैं। आई इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर, और बीटा का मतलब हो गया पाई बाई लैम्डा बी, पाई बाई लैम्डा बी साइन थीटा, और थीटा का मतलब हो गया हमारी जो स्लिट है उस स्लिट से, और अब तो मैं छोटी स्लिट भी बना सकता हूं, कोई बात नहीं है। इस स्लिट से अगर ये स्क्रीन है और इससे हम ये सीधी स्क्रीन के ऊपर जो पॉइंट है इसके ठीक सामने उसको मिलाया हुआ है, यहां से हम ये थीटा एंगल पर चलते हैं तो हमें ये पॉइंट P मिलता है, और थीटा का मान 0 होगा तो हम ठीक इसके सामने वाले पॉइंट पर होंगे, और थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हम यहाँ ऊपर जाएंगे, नीचे की तरफ भी थीटा का मान बढ़ाते जाएंगे तो हम नीचे आएंगे। तो ये रिश्ता है थीटा में और बीटा में और इंटेंसिटी में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इस फॉर्मूला के अनुसार, इस इक्वेशन के अनुसार इंटेंसिटी कहां कहां 0 होती है ना। हमें एक आश्चर्य जरूर होना चाहिए कि ये 0 क्यों होती है इंटेंसिटी, जब सारे रास्ते खुले हुए हैं तो रोशनी पहुंचती क्यों नहीं है वहां पर। तो क्या हमारा ये इक्वेशन बताता है कि हाँ भाई कहीं कहीं पर 0 भी होना चाहिए। तो ये 0 हो सकती है कब, जबकि ये साइन बीटा जो है, ये साइन बीटा 0 हो जाए लेकिन बीटा 0 ना हो। तो पहले साइन बीटा 0 कब होगा इसको देखिए, I इज इक्वल टू 0 इफ साइन बीटा इज इक्वल टू 0, लेकिन बीटा 0 नहीं होना चाहिए ऐसा। और ये तब होगा जबकि बीटा का मान पाई हो या 2 पाई हो या 3 पाई हो, ऐसा दोनों तरफ, इधर भी और उधर। तो साइन बीटा, साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 3 पाई 0 होता है, 0 नहीं ले सकते हम ऐसा। और बीटा का मतलब क्या है, बीटा का मतलब है ये तो पाई बाई लैम्डा बी साइन थीटा, ये है क्या, ये है बीटा, ये बराबर चाहिए पाई। सबसे पहला 0 कब मिलेगा, पाई।
और ये पाई अगर है, इस पाई से इस पाई को आप काट दीजिए तो साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई बी। यहां पर मुझे सबसे पहला मिनिमम मिलेगा। अगर ये थीटा ऐसा चूज किया हमने कि साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई बी हो, लैम्डा वेवलेंथ है, याद रखिएगा लैम्डा वेवलेंथ है जो रोशनी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ये वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है ये, और बी हमारे स्लिट की चौड़ाई है। अमूमन अगर आप लाइट यूज कर रहे हैं तो 500-600 नैनोमीटर टाइप का ये होगा, और बी स्लिट की चौड़ाई है 1 मिलीमीटर का 1/10 इस प्रकार का, या 1/20 इस प्रकार की वो चौड़ाई हो सकती है। तो एक ऑर्डर अगर आप एस्टिमेट करना चाहें तो लैम्डा को आप 500 nm अर्थात 5 × 10⁻⁻7 मीटर ऐसे सोच सकते हैं। और जो ये बी है इसको आप अगर 1/10 मिलीमीटर लेते हैं तो अर्थात ये 10⁻⁻4 मीटर ऐसा आप इसको सोच सकते हैं। और लैम्डा बाई बी अगर करेंगे तो 5 × 10⁻³ इतना ये लैम्डा बाई बी बनेगा। साइन थीटा बराबर है, तो देखिए कितना छोटा है ये कितना छोटा है, तो थीटा कितना छोटा होगा। ये साइन थीटा और थीटा रेडियन में अगर करें तो लगभग एक से ही हो जाएंगे। तो अर्थात थीटा जो है वो 5 × 10⁻³ रेडियन, और एक रेडियन कुछ 57 डिग्रीज का होता है। तो आप 57 से और इसको मल्टीप्लाई करिए, 300 समझ लीजिए इसको, तो भी ये 300 × 10⁻³ अगर करेंगे तो 0.3 डिग्री बनेगा। ये 0.3 डिग्री, 0.3 डिग्री पर आपको पहला मिनिमम मिलने वाला है। इसीलिए इतनी दूर जाकर के हमने स्क्रीन के ऊपर उस डिफ्रैक्शन पैटर्न को बनाया था, क्योंकि इतना छोटा एंगल है वो दिखे, उसके लिए वो डिस्टेंस हमने इतना बढ़ाया कि हाँ अब कुछ सेंटीमीटर्स में वो हमें दिख रहा है। तो ये चीजें आपके जनरल जानकारी के लिए, ये है पहला मिनिमम का पोजीशन। क्लास 12 के सिलेबस में ये जब डिफ्रैक्शन के बारे में चर्चा होती है टेक्स्ट बुक्स में, तो इसी को निकालने के लिए वो स्लिट को 2 भाग में बांटना वगैरह वगैरह करते हैं। उसकी चर्चा भी मैं कर लूंगा अभी थोड़ी देर के अंदर में, लेकिन बहुत स्वाभाविक रूप से ये निकल करके आ रहा है। नेक्स्ट मिनिमम कब होगा, अगला मिनिमम कब होगा, जब ये मामला आ जाए। तो नेक्स्ट मिनिमम के लिए जो ये हो गया आपका फर्स्ट मिनिमम, अगले मिनिमम के लिए जाए तो बीटा बराबर 2π होना चाहिए, और बीटा बराबर 2π लेकर के चलेंगे तो साइन थीटा जो है वो 2 लैम्डा बाई बी निकल करके आएगा। यानी कि अगर आप प्लॉट एक करें यहाँ पर, एक प्लॉट अगर आप करें यहाँ पर, तो अभी 0 का मामला देखता हूं मैं, लेकिन ये जो पॉइंट है साइन थीटा मान लीजिए अगर हम प्लॉट कर रहे हैं, और याद रखिए साइन थीटा का मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को अगर आप y कहिए तो साइन थीटा, और इस पूरे इस डिस्टेंस को आप d कह लीजिए स्क्रीन से और स्लिट तक के दूरी को, तो साइन थीटा का मतलब हो गया y/d। आप सोच रहे हो कि tan थीटा की जगह साइन थीटा लिख दिया हमने, लेकिन कोई फर्क नहीं है। tan थीटा, साइन थीटा, थीटा सब एक ही जैसे हैं, क्योंकि वो इतना छोटा एंगल है। थीटा, साइन थीटा, tan थीटा सब एक ही जैसा है। तो जब हम साइन थीटा प्लॉट कर रहे हैं तो बेसिकली हम ये y प्लॉट कर रहे हैं। यहां से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस, ये जो सेंट्रल पॉइंट है वहां से डिस्टेंस, यही एक तरीके से यहां प्लॉट हो रहा है। और इसका वैल्यू, इस साइन थीटा का वैल्यू जब हमारा इतना है लैम्डा बाई बी है तो ये 0 हो जा रहा है। ये लैम्डा बाई पर ये 0 हो जा रहा है, फिर 2 लैम्डा बाई बी पे फिर से 0 हो जा रहा है, 3 लैम्डा बाई बी पे ये फिर से 0 हो जा रहा है। इस साइड में भी अगर आप जाए माइनस लैम्डा बाई बी लिख दीजिए यहाँ पर, -2 लैम्डा बाई बी। तो यानी आप देख रहे हैं कि हाँ कुछ जगह है, मेरा इक्वेशन भी बताता है कि हाँ कुछ ऐसी जगह है स्क्रीन के ऊपर लाइट नहीं पहुंचेगी, डार्क फ्रिंजेस बनेंगे।
तो सब कुछ खुला है फिर भी नहीं पहुंच रहे। क्यों? जो अलग अलग जगहों से, स्लिट की अलग अलग चौड़ाई के अंदर अलग अलग जगहों से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पहुंच रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है उनके बीच में। अब आइए सबसे पहले हम थीटा इक्वल टू 0 की चर्चा करें। थीटा इक्वल टू 0 मतलब ये वाला पॉइंट, थीटा इक्वल टू 0। तो हमारा जो हमने थीटा इक्वल टू 0 यहां लिखा है, बीटा इक्वल टू 0। तो यहां के लिए जब हम इंटेंसिटी निकालेंगे एट थीटा इक्वल टू 0, तो वहां पर बीटा भी 0 है। तो क्या मामला बना, I इक्वल टू आई नॉट और साइन स्क्वायर बाई बीटा, साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर, जहां की मेरा बीटा जो है वो 0 बन रहा है। और आप जानते हैं साइन बीटा बाई बीटा, अगर बीटा 0 होने के पास उसको ले जाए तो उसका लिमिट होता है 1। तो यानी ये इंटेंसिटी जो है, ये इंटेंसिटी आई नॉट है। तो 0 थीटा इक्वल टू 0 पर एक अच्छी सी इंटेंसिटी है आई नॉट। अब देखते हैं और कहीं पे इससे भी ज्यादा हो सकती है क्या, मेरा इक्वेशन क्या कहता है। तो ये आई नॉट यहां पर हमने कहा कि हाँ यहां पर इतनी इंटेंसिटी है। अब अगला मैक्सिमम कहां होगा? अगला मैक्सिमम इसके और इसके बीच में होगा, क्योंकि यहां से तो इसको घटते जाना है, घट करके यहां पे 0 हो जाना है और यहां पे फिर से 0 हो जाना है। तो अगला मैक्सिमम इन दोनों के बीच में होगा। ठीक ठीक कहां पर होगा? ठीक ठीक बीच में तो नहीं होता है, कहां पर होगा उसके लिए फिर आपको जैसे आप मिनिमम मैक्सिमा निकालते हैं उसी तरह से इंटेंसिटी को डिफरेंशिएट वगैरह करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन लगभग बीच में ही होता है, करीब करीब बीच में ही होता है। तो वो जो है जहां पर कि ये मैक्सिमा है उस जगह का जो बीटा है, उस जगह का जो बीटा है, जैसे यहां आप देख रहे हैं कि ये हमने पाई लिया यहां पे और यहां पे ये 2 पाई है, तो उसके बीच में बीटा फॉर फर्स्ट फॉर सेकेंड, इसको अगर आप क्या कहेंगे सेंट्रल मैक्सिमम का, ये इसके सेंट्रल मैक्सिमम के बाद का ये फर्स्ट मैक्सिमम है। तो उसके लिए बीटा का वैल्यू निकाले तो 1.45 पाई आता है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है 1.5 पाई से, यानी ये यहाँ पे पाई यहाँ पे 2 पाई, बीच में 1.5 पाई। रख दीजिए आई इक्वल टू आई नॉट साइन बीटा, साइन स्क्वायर बीटा, और बीटा को आप 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका स्क्वायर और बटा बीटा का स्क्वायर अर्थात ये 3 पाई बाई 2 इसका स्क्वायर, और साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 तो 1 है, साइन पाई बाई 2 फिर साइन पाई फिर साइन 3 पाई बाई 2 तो फिर से 1 है, वो स्क्वायर कर दीजिए। और ये तो क्या बना, ये आई नॉट यहाँ, ये 4 ऊपर और 3 का स्क्वायर यानी 9 और पाई का स्क्वायर। पाई का स्क्वायर कितना लिखें, अंदाज करना है, एस्टिमेट करना है। पाई होगा 3.14 और उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है 9, 3.14 का स्क्वायर 9 से थोड़ा बड़ा है, 10 ले लीजिए आप, 10 है नहीं, 10 से थोड़ा कम है, लगभग 10 है। तो यानी ये हो गया 4/90, 4/90, और 4/90 का मतलब है कि ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2 हियर 2 हियर 0.5 कुछ। तो यानी लगभग 1/22 सेंटर पर जितनी इंटेंसिटी है, इस पूरे डिफ्रैक्शन पैटर्न के केंद्र पर जितनी तीव्रता है प्रकाश की, उसका 1/22, सिर्फ लगभग 5% इतनी इंटेंसिटी यहां पर है। इसीलिए हमारा चित्र जो है वो ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, ये इंटेंसिटी बहुत कम है। और आगे बढ़िए, 5 पाई बाई 2 जब लिख देंगे यहां पर, यहां 5 पाई बाई 2 कर देंगे तो ये तो 1 ही रहेगा, और ये जो है सो 5 होने के कारण से यहाँ 9 है, उसकी जगह 25 हो जाएगा, तो और भी कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी जो हाइट है, ये हाइट घटती जाती है,
इसीलिए हम इस तरह से दिखाते हैं, वही हालत दूसरी तरफ से। और ऐसा ही हमने देखा था, ऐसा ही हमने देखा था। और ये भी देख लीजिए आप कि जो सेंट्रल फ्रिंज है उसकी चौड़ाई कितनी है, 2 लैम्डा बाई बी, और अगले फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है, लैम्डा बाई बी, लैम्डा बाई बी, ये 2 लैम्डा बाई बी। यही देखा था आपने, सेंट्रल फ्रिंज चौड़ी सी थी और उसके बाद वाले जो डैश थे वो उसके आधे 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 आते थे। तो ये सारा सब कुछ जो है वो हम इस इंटीग्रेशन के माध्यम से निकाल सकते हैं। और बहुत सरल सा इंटीग्रेशन है, ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत कठिन इंटीग्रेशन है। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशंस में, कैपेसिटर के चार्जिंग डिस्चार्जिंग में, बहुत जगह में इससे भारी भारी भी इंटीग्रेशन करते रहे हैं। तो इसलिए बहुत आराम से आप इस इंटीग्रेशन को करें। इंटेंसिटी का आप एक एक पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकाल सकते हैं, केवल मिनिमम के पोजीशन की ही जरूरत नहीं है। जो टेक्स्ट बुक्स में किया जाता है वो भी हम आपको करके दिखाते हैं। अपनी 12वीं क्लास की टेक्स्ट बुक्स में जो सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन का अध्याय रहता है उसमें सारी जो गणनाएं हैं वो मिनिमम के पोजीशन को मालूम करने के लिए, उसके आगे नहीं। और उसको मालूम करने के लिए एक आसान सा रास्ता जो चुना जाता है कि आप का जो स्लिट है, जितना बड़ा भी आपका स्लिट है, आप ऐसे एंगल को ढूंढिए, ऐसे पॉइंट को ढूंढिए, यानी ऐसे एंगल को ढूंढिए ताकि ये थीटा ऐसा चूज कीजिए, अर्थात ये पॉइंट पी ऐसा चूज कीजिए ताकि यहां से जो वेव चले थीटा पे ऐसा, और यहां से जो वेव चले केंद्र से, वो आगे जाकर के और उसी पी पे मिल जाए। ये देखिए टेढ़ी टेढ़ी लाइन इसीलिए है क्योंकि स्क्रीन बहुत नजदीक बनाया गया है। अगर ये स्क्रीन बहुत दूर होता है इसकी तुलना में तो फिर बिल्कुल पैरेलल चलाते चलाते, ऑलमोस्ट पैरेलल चलाते चलाते ही हम उस पी पॉइंट पर पहुंच जाते। तो आप इसको स्ट्रेट लाइन ही मान के चलिएगा, ये स्ट्रेट लाइन है। तो इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के टॉप से जो वेव चल रही है और सेंटर से जो वेव चल रही है, स्लिट के टॉप से जो चल रही है, स्लिट के सेंटर से जो चल रही है, उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो हाफ वेवलेंथ के बराबर हो जाए। जो फेज का डिफरेंस है वो पाई के बराबर हो जाए, क्योंकि जो फेज का डिफरेंस है वो 2 पाई बाई लैम्डा के टाइम्स डेल्टा एक्स। तो ये जो पाथ का डिफरेंस है उसके और इसके बीच में इस तरीके का संबंध है, इस तरीके का के इंटू डेल्टा एक्स है। हम लोगों ने भी पाथ डिफरेंस के इंटू डेल्टा एक्स लगाया था, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस लगाया था, के इंटू डेल्टा एक्स फेज डिफरेंस हो गया था। ये के है, के इंटू डेल्टा एक्स। तो अगर ये लैम्डा बाई 2 हो जाए तो फिर ये पाई हो जाता है, 2 पाई बाई लैम्डा, और ये लैम्डा बाई 2। तो फिर उसमें से आप इसको काटते तो ये पाई बन जाता है, लैम्डा से लैम्डा, 2 से 2, तो ये पाई बन जाता है। और पाई का फेज डिफरेंस होने पर उन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो फिर वो 0 हो जाएगा। तो साइन को साइन लेते हैं ना, तो पाई जब बढ़ाते हैं हम फेज को और तब उसमें ऐड करते हैं तो वो फैक्टर 0 हो जाता है। तो यानी इसका और इसका, इन दोनों का मिलकर के इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 0 है। लेकिन और भी तो है बहुत सारे, उनका तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। लेकिन अगर इससे आप थोड़ा नीचे ले लें और उतना ही नीचे इसके भी ले लें तो इसका और इसका भी मिलकर के यहां पर 0 हो जाएगा। क्योंकि यहां से भी अगर आपको P पर पहुंचना है तो उसी थीटा पर चलना पड़ेगा, और यहां से भी अगर पहुंचना है तो उसी थीटा से चलना पड़ेगा। तो वही पाथ डिफरेंस यहां भी बनेगा जो यहां पे बना हुआ है। तो इस पेयर से भी 0 हो गया, इस पेयर से भी 0 हो गया। आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जो भी पॉइंट आप लेंगे यहां पर आपको एक और पॉइंट मिल जाएगा, इन दोनों का मिलकर के 0 है। तो ऐसे सारे पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग यहां पे सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे और पेयर बाय पेयर 0 हो रहा है। और
और आप जानती हैं जोड़ने में तो कोई क्रम है नहीं, जिसको पहले मर्जी हो जोड़ दो, जिसको पहले मर्जी हो लिख लो, जिसको बाद में मर्जी हो लिख लो। अगर 10-12 चीजों को जोड़ना है तो किसको पहले किसको बाद में, उसका तो कुछ है नहीं। तो अगर पेयर में हमने बांट लिया और हर एक पेयर का 0 हो रहा है, टोटल 0 हो रहा है, तो फिर टोटल को 0 होना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से वो खोज लेते हैं कि कहाँ पर ये होना है। तो ये पता चल गया कि अच्छा ये जो हमारा ये b/2 है, ये देखिए ये b/2 है यहां से यहां तक का, और इनटू ये साइन थीटा, यही है ये पाथ डिफरेंस, इनटू साइन थीटा, इसी को होना चाहिए λ/2, इसी को होना चाहिए λ/2, यानी साइन थीटा को होना चाहिए λ/b। ये जो हमने भी ये लाया था सूत्र, तो इसको निकालने के लिए कि कहां पर पहला मिनिमम मिलेगा, इस तरफ और इस तरफ, उसके लिए आप इस तरह का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। और दूसरा मिनिमम, तीसरे मिनिमम वगैरह के भी पोजीशंस इसी प्रकार से आप ज्यादा स्लिट्स को ज्यादा भागों में बांट करके कर सकते हैं। लेकिन फिर इंटेंसिटीज का बाकी के पॉइंट्स पर क्या हो रहा है, इन सब का पता लगाने के लिए तो फिर ये मेथड तो चल रही है, और इंटीग्रेशन में कोई कठिनाई है नहीं, तो आप उसका अभ्यास करें और एंजॉय करें।